रखी हैं, ठीक है। और भारत का पिक्चर देखो, पीछे भारत के साउथ इंडिया का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखिए, तो ये कलर में चेंज करके बता रहा हूँ आपको। ग्रीन कलर से देखिएगा, मैं कुछ टिक कर रहा हूँ। ये देखिए, गुजरात का पार्ट है ना, नीचे 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 आ रहा है। देखिए ये साउथ का पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ऐसे। तो भारत माता ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब फीमेल फिगर ग्रुप में शो कर रही है। वैसे जर्मनिया और मरियन, जर्मनिया जर्मनी की थी और मरियन फ्रांस की थी, ठीक है ना। और एलिग्री क्या होता है, एक बार फिर सुन लीजिए। एलिग्री क्या होता है कि दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो डिस्क्राइब करता है फीमेल फिगर को, और यही तुम्हारा क्या है, एलिग्री है, ठीक है। एलिग्री फीमेल फिगर को पर्सनिफाई करता है, ठीक है। और बस जर्मनिया जर्मनी की है और मरियन फ्रांस की है। इसमें तो कुछ है नहीं। अब जो पूछना है पूछ सकते हो, तुम लोग फ्री हो, पूछो। अब पूछना पूछ सकते हो, अब ओपन करो अपने माइक और जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। बता रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम में आपको लिंक भेजा जाएगा, ठीक है ना। वो लिंक आप क्लिक जैसे ही करेंगे अपने मोबाइल पर, वो खुल के सीधे आपके रोल नंबर पासवर्ड पे चला जाएगा। वही पासवर्ड भी आपको दिया गया होगा, ठीक है ना। वो पासवर्ड डालेंगे तो आपका ये पेपर आपके सामने आ जाएगा तुरंत। समझ गया। और कुछ क्वेश्चन? ये चैप्टर बहुत इजी था। चलो विजुअलाइजिंग के बाद ये भी लास्ट ही पढ़ लेते हैं, बचा तो नहीं होगा। क्या है लास्ट वाला? नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं इसी वक्त, टाइम तो है। आज से खत्म कर देते, कितना बचा ही है, एक पेज है बस। देखिए नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म क्या होता है कि बाय इंपेरियलिज्म क्या होता है, पहले कोई बताए, कुछ पढ़ा है कोई? कुछ पढ़ा है कोई तो बताओ, इंपेरियलिज्म क्या होता है? बताओ। कोई बताए, नहीं तो मैं शुरू करूं। इंपेरियलिज्म को बोलते हैं हिंदी में साम्राज्यवाद। जैसे क्या होता है, नेशन स्टेट जब फॉर्म हुआ, नेशनलिज्म की भावना जब बढ़ी, तो उस समय इंपेरियलिज्म भी बढ़ गई। साम्राज्यवाद मतलब कि जो अपना इंपेरियलिस्ट जो अपना एम्पायर है, उसका एक्सपेंशन, उसका विस्तार करना। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century, nationalism no longer retain its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the country, but became a narrow creed with limited aims. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to the war. The major European powers in the turn manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialist aim। देखो क्या हुआ, 19th सेंचुरी की बात है ये, और 19th सेंचुरी को लास्ट क्वार्टर मतलब क्या, जो लास्ट चौथाई पार्ट को देखा जाए, लास्ट मतलब क्या, 100 है तो 25 चौका 100 यानी 75, यही होगा ना लास्ट क्वार्टर। तो हुआ क्या, मतलब 1875 की बात है ये, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ कि जो नेशन था, जो राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म का मतलब क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद का आदर्शवाद, नेशनलिस्ट का ये क्या था, आइडियलिस्टिक, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ, अपना स्वभाव खो दिया।
स्वभाव खो दिया मतलब कि लोगों के प्रति अच्छी भावना, देश की भावना, ये सब इसका जो स्वभाव था वो 19th सेंचुरी की जो 1875 की बात ही बात है। इस समय वो अपना मूल रूप जो था वो खो दिया, जैसा कि पहले देखा गया था। अब क्या हुआ कि जो नेशन स्टेट था, जो नेशनलिज्म था, वो सीमित हो गया। उसका जो एम था वो क्या हुआ, बहुत ही नैरो हो गया। ठीक है ना। अब वो क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म के ग्रुप्स थे वो एक दूसरे के प्रति क्या हो गए, पहले उदार थे, भले बहुत ही काइंड थे, बहुत जनरस थे, लेकिन इस समय क्या थे, वो दूसरे के विरुद्ध हो गए और हमेशा लड़ने के लिए तैयार होने लगे। ठीक है। साथ ही जो मेन तुम्हारे यूरोपियन पावर्स थी वो क्या करते थे, वो अपने जो एम्पायर था उसका विस्तार करना चाहते थे। ठीक है। और ये उस एम्पायर के विस्तार का एम पूरा करने के लिए वो क्या करते थे, नेशन स्टेट का जो रियल मीनिंग है, नेशनलिज्म का जो रियल मीनिंग है उसके साथ खिलवाड़ करके वो अपने उसमें मिक्स करते थे, मतलब उनको भड़काकर अपने में मिलाते थे। फिर इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, इसको अपने वर्ड में देखिए। इसमें क्या है कि जो पहला जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि पहले जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म क्या था, जो लोगों के अधिकारों की बात करता था, राष्ट्र भावना की बात करता था, वो पहले जो था वो अब नहीं रहा। 1875 के बाद से इसमें बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। लोग युद्ध करने के लिए रेडी थे, लोग अपने देश का विस्तार मतलब एक्सपेंशन चाहते थे, जैसा कि चाइना कर रहा है इंडिया के साथ, और एक दूसरे से युद्ध करने के लिए हमेशा खड़े थे। और ठीक है, यही है इससे पहले में द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called बाल्कन। ये वही क्षेत्र है जिसके विषय में मैंने आपको लिखा दिया है और स्टार्टिंग में ही बता दिया बाल्कन के बारे में। अब बाल्कन क्या है ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसके बाद आगे चलूंगा। पढ़ा चुका हूं, जो बता दे बाल्कन डिस्ट्रिक्ट क्या है। बताइए। हिस्ट्री का एक चैप्टर आएगा एग्जाम में, ज्योग्राफी का 1, 3, जितना मैपिंग पोर्शन भेजे हैं जिस जिस चैप्टर का वो सब आ सकता है। ठीक है ना, उसमें से का क्वेश्चन दे देंगे। और फिर हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन दिए होंगे तो आप उसे देख लीजिएगा अपने मन से, एक आगे क्वेश्चन वहां से नहीं। सबसे अधिक क्वेश्चन मान लो 15-20 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। 3 क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। So tell me, what is Balkan state? Balkan tension क्या था? The Balkan was the region of geographical and ethnic variation. बाल्कन में बहुत एथनिक वेरिएशन, मतलब बहुत जाति ग्रुप के लोग रहते थे वहां पर। उसमें जो अभी के समय में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slovs, Slovs, Slovs कहते हैं। ठीक है। और इनको स्लॉ के नाम से जाना जाता था। बहुत बहुत इन सभी, ये सभी किस में आते थे, ये सब बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा था। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बहुत बड़े हिस्से पे ऑटोमन एम्पायर का राज चलता था, तुर्की, याद होगा आप लोगों को।
ठीक है, romantic nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made his region very explosive. अब देखिए इसमें क्या था, बाल्कन जो रीजन था, इसमें जो रोमांटिसिज्म था, रोमांटिसिज्म नेशनलिज्म का एक पार्ट था, उसका थॉट फैलने से क्या हुआ कि ऑटोमन जो एम्पायर था इसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, मतलब स्पोर्ट कह सकते हैं, बहुत ही बटने विघटन, मतलब बटना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ठीक, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने, क्यों आने लगी, क्योंकि जो रोमांटिसिज्म नेशनलिज्म की एक अलग भावना थी वो बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है कि all through the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform but with very little success. अब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर में मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल जो इम्प्रूवमेंट लगातार किया जा रहा था, वो इस उद्देश्य से हो रहा था कि वो जो ऑटोमन एम्पायर है पूरी तरीके से क्या हो, मजबूत हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादा सफलता उसे नहीं मिली, मतलब मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल इम्प्रूवमेंट से वो सोचा कि हमारा देश ऑटोमन एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए क्या हुआ, वन बाय वन, एक के बाद एक, वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। मतलब एक के बाद एक, वन बाय वन करके सभी जितने भी पार्ट थे वो उससे अलग होते चले गए और खुद को क्या कर लिए, स्वतंत्र घोषित करने लगे। ठीक है, मतलब उसके ऑटोमन एम्पायर पूरे पे मैक्सिमम पार्ट पे ऑटोमन एम्पायर था, मैक्सिमम बाल्कन पार्ट पे, लेकिन जब ये कमजोर होने लगा बाल्कन ऑटोमन एम्पायर, तो धीरे धीरे उसके चंगुल से सब छूटने लगे। ठीक है, और खुद को आजाद घोषित, इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे। The Balkan people based their claims for independence or political rights on the nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. Hence, the rebellion nationalists in the Balkan thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence. अब क्या हुआ कि बाल्कन जैसे ही लोग, एक मिनट रुकिए, The Balkan people based their claims for independence or political rights on the nationality and used history to prove. हुआ क्या कि लोग, बाल्कन लोगों ने जो लिबर्टी या जो पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे थे, वो अपने दाव को क्या किया, नेशनलिस्टिक बेस से राष्ट्रीयता का आधार था उसको उन्होंने बनाया। ठीक है ना, फिर उन्होंने जो हिस्ट्री था, लेकिन उन्होंने इतिहास में ये अपने आप करने की कोशिश की कि पहले वो क्या थे, स्वतंत्र थे, मतलब फ्री थे, इंडिपेंडेंस थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो फॉरेन पावर्स थी वो उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये है ना, द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस आर पॉलिटिकल राइट्स। जो बाल्कन के लोग थे वो अपने जो इंडिपेंडेंस थे और पॉलिटिकल राइट्स थी वो क्या करने लगे, उनको राष्ट्रीय आधार बनाया। ठीक है ना, और वो ये और इतिहास को ये बताया, ये प्रूफ करने की कोशिश किया कि दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, मतलब पहले वो क्या थे, फ्री थे, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्सिक्वेटेड बाय फॉरेन पावर्स। पहले वो फ्री थे, लेकिन बाद में फॉरेन पावर्स के थ्रू क्या हुए, वो कंट्रोल किए जाने लगे, मतलब वो उस पर कब्जा कर लिए। Hence, the rebellious
नेशनलिटीज, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर जो बाल्कन रीजन के जो रिबेलियंस थे वो अपने जो स्ट्रगल, जो अपने अपने संघर्षों को क्या किए, hence the rebellious nationalities in the thought of their struggle, मतलब वो अपने thought of struggle as attempts to win back, मतलब वो अपने जो रिबेलियंस थे, जो राष्ट्र के रिबेलियंस थे, राष्ट्र को मानते थे, उनको विद्रोही भी कहा जाता है, ठीक है हिंदी में। से संघर्ष जो उनकी आजादी वापस चली गई है वो उसे वापस देखना चाहते हैं। बाल्कन थॉट्स द स्ट्रगल एज अटेम्प्ट्स, ठीक है, टू विन बैक, वापस लेना चाहते हैं देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब जो लंबे समय तक उनके इंडिपेंडेंस चले गए थे वो उन्हें वापस लेना चाहते हैं, ठीक है। ये बाल्कन स्टेट के बारे में इतना बता दिया, इससे अधिक नहीं बताएंगे, इससे अधिक आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ लीजिए, कल बताएंगे। अब मुझे ये बताइए आप लोग को कि इसमें से क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। पहले विजुअलाइजेशन, यस या नो। हाँ या ना, फटाफट, या तो लिखिए या तो बोलिए। पहला काम है विजुअलाइजेशन बताने का, आया नहीं आया? अच्छा नहीं आया, एक जन को आया, वैभव विशाल को नहीं आया, और कोई? विजुअलाइजिंग द नेशन वैभव विशाल कम से कम आप पढ़ा करिए, एक बार पूरी पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, पहले बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप किताब नहीं पढ़े हैं इसीलिए समझ नहीं आ रहा है चीज। मैं खैर इसका वीडियो बना चुका हूँ और अभी आपके आज भेज भी दूंगा, इसी का वीडियो भेजूंगा, लेकिन पहले आप लोग किताब पढ़ना सीखिए। विजुअलाइजिंग अभी उधर छोड़ दीजिए, जो मैं पढ़ाया अभी बाल्कन स्टेट इसको छोड़ दीजिए, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन में आप किताब पढ़िए क्या लिखा है इसमें, उसके बाद आपको समझ आएगा कि जो मैंने बताया वो कैसा है, ठीक है। चलिए फोन रखते हैं, जय हिंद।